डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ उन सेंसिबल फुटबॉल फैंस के लिए हैं जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक रोनाल्डो फैन बॉय हैं तो अनफॉर्चुनेटली शायद आपको ये वीडियो थोड़ा सा हर्ट कर सकती है, तो प्लीज़ अपने रिस्क पर ही इस वीडियो को देखें। आई थिंक क्रिस इट्स टाइम, कहीं ना कहीं मतलब आप एक लाइबिलिटी लगने लग गए हो यार पोर्चुगल के लिए। तो यार पोर्चुगल इज़ बैक टू इट्स बेसिक, जो वो हर बार करते हैं वही वो दोबारा करने लग गए। वो है घटिया फुटबॉल खेलना, एंड इसका उन्होंने हमें एग्जाम्पल डेनमार्क के अगेंस्ट कल दिखा दिया, जहाँ पे कि डेनमार्क ने उनको 1-0 हरा दिया। मतलब आप सोच के देखिए फॉर अ मोमेंट, पोर्चुगल जैसी टीम जिनके पास रोनाल्डो, राफेल लियाओ, ब्रूनो फर्नांडिस, पेड्रो नेटो, विटीनिया, होए नेवेस, नूनो मेंडेस, रूबन डियास, डियागो डालो, आप प्लेयर का नाम लो अभी तो, और उसके अलावा कितने सारे प्लेयर हैं जिनका नाम लिया ही नहीं है। ऐसी टीम वर्सेस डेनिश टीम जिनके पास शायद क्रिश्चियन एरिक्सन इज द मेन, मे बी इसाकिसन जो है वो भी एक बढ़िया प्लेयर है उनके। उसके अलावा उनके कोई और इतना बड़ा प्लेयर वहाँ पे खेला नहीं, एटलीस्ट जो पोर्चुगल के अगेंस्ट खेले। पोर्चुगल जैसी टीम के अगेंस्ट बड़ा स्टार हो, बट आप उसके बावजूद पोर्चुगल की हालत देख लो। अगर आप इसी तरीके से खेलते रहोगे तो ये वर्ल्ड कप तो आप भूल जाओ भाई। मतलब टू बी ऑनेस्ट, जो ये ड्रीम लगा के बैठे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक वर्ल्ड कप जीतेंगे एंड ऑल दैट, ये वो उसके ऊपर ऑब्वियसली हम बात करेंगे आगे। तो बट ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो लैकलस्टर टूथलेस परफॉर्मेंस है, इसके हिसाब से आप वर्ल्ड कप तो मतलब आप ये यूएफए नेशंस भाई देख लो पहले, वर्ल्ड कप तो छोड़ ही दो। वर्ल्ड कप में जब अभी आपको फ्रांस और इटली बहुत अच्छा खेल रही है, इस टाइप की टीम्स जब आपको मिलेंगी ना, तब आपको पता लग जाएगा कि असली गेम क्या होता है। एंड अगेन एज यूजुअल, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो मैंने डिस्क्लेमर दिया था, जो सेंसिबल फैंस हो, जो वाकई एक्चुअल रूट कॉज को समझना चाहते हो, सिर्फ वही इस वीडियो को आगे तक देखें। जो रोनाल्डो अंधभक्त हैं वो प्लीज़ अभी स्किप करके यहाँ से चले जाएं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे पर्सनली लगते हैं, मैंने एनालाइज करे हैं और मैंने लिखे हैं अपने आगे। उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि क्यों पोर्चुगल जो है वो सफ़र कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे। ऑब्वियसली इससे पहले कि आगे बढ़े, please like this video, share with your friends, subscribe to my channel Football Jockey, follow me on the Instagram, Facebook, Twitter with the same name. Okay, so मैंने कुछ पॉइंटर्स में लिखा है कि क्यों किस तरीके से या फिर किन पॉइंटर्स की वजह से जो है पोर्चुगल सफ़र कर रही है। एंड उसमें सबसे पहला पॉइंटर है इनफेक्टिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज। ये आप सबको बहुत क्लियरली दिख गया होगा। जो ऑफेंस था पोर्चुगल का, टूथलेस जिसको आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल अनइमेजिनेटिव, कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसी टीम जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस, राफेल लियाओ या पेड्रो नेटो कल जो थे, इस टाइप के प्लेयर्स खेल रहे हैं। इवन विटीनिया जो इतना अच्छा पीएसजी में खेलते हैं, होए नेवेस, ये दोनों जो पीएसजी के स्टार्स हैं, इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद आपकी टीम ने टोटल 8 शॉट लिए, उसमें से कोई भी जीरो कट, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जीरो रियल कट चांस है उसमें, कोई भी चांस ऐसा नहीं था कि जो आपको लगे कन्विंसिंगली कि हाँ यार ये गोल हो सकता है। आपके कंपैरिजन में डेनमार्क ने 23 शॉट्स लिए हैं, जिसमें से 9 शॉट्स ऑन टारगेट। कैन यू इमेजिन दैट? यू हैव रोनाल्डो, ब्रूनो, राफेल इन योर टीम एंड यू काइंड ऑफ हैव मतलब 0 शॉट्स ऑन टारगेट और कन्विंसिंग शॉट। वहीं पे डेनमार्क जैसी टीम जिनके पास ले देखिए क्रिस्टियन एरिक्सन या फिर इसाक्सन, यही टाइप के 1-2 प्लेयर हैं, उनके साथ 9 शॉट्स ऑन टारगेट। आप मतलब सोच के देखो कि जो हुआ क्या एक्चुअली, जो इनके विंगर्स थे यानी कि राफेल लियाओ और कल पेड्रो नेटो जो है, ये दोनों विंग पे खेल रहे थे, तो ये कट कर रहे थे इनसाइड। एंड प्रॉब्लम ये थी कि जो फुल बैक्स थे उनकी कोई ओवरलैप रन नहीं थी। तो आपने जो विंगर्स ने अंदर कट कर लिया, तो आपको सपोर्ट देने के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। जो स्ट्रक्चर काइंड ऑफ जबी अलोंसो खिलाता है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो इस टाइप के रन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जो आपके विंगर्स बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि आपके फुल बैक्स यानी कि नूनो मेंडिस, डियागो डालो जो खेल रहे थे पोर्चुगल के लिए, अगर वो ओवरलैप रन बनाएंगे तो जो आपके विंगर्स जो कट इनसाइड करके जा रहे हैं, ओनली देन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। बट अनफॉर्चुनेटली आपके जो विंगर्स, जो फुल बैक्स थे, वो टेक्निकली कल फुल बैक्स के रोल पे थे ही नहीं, वो काइंड ऑफ सिर्फ लेफ्ट बैक और राइट बैक के रोल पे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली आपके जो विंगर्स है उनकी रन जो है वो किसी काम की बनी नहीं। एंड कोई जो मतलब जो सेंट्रल जोन थी वो हमेशा क्राउडेड रही, उनको कोई विड्थ वहाँ पे मिली नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से आप ये कह सकते हो कि इवन दो पोर्चुगल के पास टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स हैं, सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, पोर्चुगल जो है एक भी सिंगल फ्लूइड अटैक नहीं बना पाई। एंड ये बहुत बड़ा रीजन था डेनमार्क के जीतने का। मतलब डेनमार्क ने इतने जबरदस्त तरीके से उनको प्रेस किया एंड होल्ड करके रखा। हैट्स ऑफ टू डेनमार्क यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब इससे आपको एक क्या निकलता है पॉइंट, कि ये पूरी टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर टिकी हुई है, कोई टीम गेम नहीं है। और मैं अब ऑब्वियसली बोलना नहीं चाहूंगा इंडिविजुअल ब्रिलियंस का, मैं यहाँ पे क्या किसके नाम पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। पूरी टीम सिर्फ एक बंदे के ऊपर टिकी हुई है ले दे के, विच इज नॉट राइट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट,
मिडफील्ड डिस्कनेक्ट, आपकी मिडफील्ड में कोई इंजन ही नहीं है जो आपकी मिडफील्ड को रन करेगा, ठीक है। तो अब कहने को तो इनका ट्रियो है, ब्रूनो, विटीनिया, कल होए नेवेस, तो ये तीनों प्लेयर वहां पे खेल रहे हैं। अगर आप कल के मैच की बात करो तो उसमें क्या हुआ कि जो मिडफील्ड थी क्रिश्चियन एरिक्सन, ये दोनों, क्रिश्चियन एरिक्सन ने और जो दूसरे स्टार थे सेल्टिक के, मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, इनके साथ मिलके इन्होंने जो पोजेशन है वो इतना होल्ड करके रखा कि आप मान के चलो कि जो पोर्चुगल थी वो एटलीस्ट 4 to 5 पासेस भी कॉन्टिन्यूस नहीं कर पा रहे थे। मतलब इतनी जबरदस्त प्रेसिंग थी, इतना जबरदस्त मैन टू मैन मार्क किया हुआ था मिडफील्ड में भी, और इतना ज्यादा फ्लूइड थी इनकी मिडफील्ड कि 5 से 6 पासेस के बाद ही या तो वो इंटरसेप्ट हो जा रहा था या फिर वो कोई वियर्ड सा शॉट ऑन टारगेट उनको लेना पड़ रहा था क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जो मिडफील्ड का डोमिनेंस था वो डेनमार्क ने बिल्कुल भाई दबा दिया पोर्चुगल को। उनके मिडफील्डर्स जो हैं कुछ सोच ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, क्रिएटिविटी जीरो, ठीक है। उसके बाद अगर आप विटीनिया को देखो तो विटीनिया जो है वो एक क्रिएटिव प्लेयर नहीं है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नॉट दैट मॉडरिच काइंड ऑफ थिंग विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। मे बी पालिनिया कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहा होता है इनके लिए, आई डोंट नो। मे बी अब इन्होंने उसको खिलाना बंद कर दिया है। जो मारियो खेलता है इनके लिए, पहले खेलता था, पता नहीं अब उसको क्यों नहीं लिया इन्होंने। तो इस टाइप के प्लेयर आपके लिए होने चाहिए थे जो आपको थोड़ी सी, मुझे लगता है कि एबिलिटी या क्रिएटिविटी देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप विटीनिया और होए नेवेस पे अगर आप रिलाई कर रहे हो तो दे आर नॉट दैट क्रिएटिव प्लेयर्स। दे मे बी और इंजन, दे आर वर्क हॉर्स इंजन, बट वर्क हॉर्स इंजन भी तभी काम करता है जब आपके पास क्रिएटिव प्लेयर बीच में। मैड्रिड में अगर मैं वेलवर्डे मिडफील्ड की बात करूं, चुआमेनी की बात करूं, ये दोनों तभी खेलेंगे जब आपको मॉडरिच वहां पे होगा या क्रूज वहां पे होता था कभी किसी टाइम पे। तो क्रिएटिविटी शुड बी देयर। एंड आप ये मानो कि वहां पे कोई भी ऐसा नहीं था जो डीप में ड्रॉप कर रहा हो ताकि बॉल को कैरी कर सके। मतलब पीछे से गेम बना के आपके लिए लेके आए, जैसे मॉडरिच बना के लेके आता है, जैसे फिलवर्डे बना के लेके आता है, या फिर जैसे कामाविंगा बना के लेके आता है। मैं रियल मैड्रिड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां मिक्स मिडफील्ड है हर तरीके के प्लेयर्स की। कोई भी पोर्चुगल की टीम में कोई मिडफील्डर नहीं था जो डीप पीछे छुटा हो कि यार मैं यहां से गेम बना के लेके जाता हूं, जिसकी वजह से आपका गेम किस चीज में बन जाता है, लॉन्ग बॉल्स में। कि एक किस्मत से भरी लॉन्ग बॉल डाल दो, शायद कोई डिफेंडर गलती कर दे, जैसे कि जो गलती रूबन डियास ने करी थी अगेंस्ट एम्बापे इन द फर्स्ट लेग ऑफ सिटी, कि रॉल एसेंसियो ने पीछे से मारी, वो गलत उसको जज नहीं कर पाया एंड बॉल आगे गिर गई एंड एम्बापे ने गोल मार दिया। तो जब आप पूरा बिल्डअप नहीं बनाओगे तो आप सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जिंदा रह जाओगे कि मेरे या तो एक लॉन्ग बॉल पड़ जाए यहाँ से, शायद कोई किस्मत से कोई पास हो जाए, या फिर वही साइड पासिंग करते रहोगे। ऑब्वियसली कोई वर्टिकल थ्रेट वहाँ पे आपका है नहीं, बस पास करते रहो, वो छीन लेंगे और आपसे ले जाएंगे। तो विदाउट मिडफील्ड कंट्रोल, मतलब इस पॉइंट का मैं जो कंक्लूजन आपको बताना चाह रहा हूँ, विदाउट मिडफील्ड कंट्रोल आप किसी भी मैच का टेम्पो डिक्टेट कर ही नहीं सकते। और इस टाइप के मैचेस में, इतने हाई प्रेशर मैचेस में, अगेन मैं इसको इतना हाई प्रेशर नहीं मानता टूर्नामेंट को, बट अगेन इट्स मतलब उतना ईजी भी नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मतलब ऐसे मीडियम टाइप का मान लो कि ये आपका दिसंबर वाला सेकंड टर्म वाला एग्जाम है कि हाँ ठीक है यार पास भी हो जाएंगे, चल जाएगा टाइप से, बट ये प्रॉब्लम दिखाती है आपके फ्यूचर को, ठीक है। तो मिडफील्ड तो क्या बोले भाई। थर्ड है डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी, यानी कि प्रेशर में आते ही आपका डिफेंस शेक कर गया। तो अगर आप कल की मैच की बात करो, इवन दो डियागो कोस्टा ने एक पेनल्टी वहां पे रोक ली, उसने बहुत बेचारे ने हीरोइक सेव करी, आई थिंक 8 या 9 जो भी सेव्स थी उसने करी, बट उसके अलावा भी जो आपका डिफेंस था बिल्कुल खत्म डिफेंस। मतलब कहीं से लगा नहीं कि ये वो डिफेंस है। मतलब गैब्रियल वेगा, रूबन डियास, डियागो डालो, नूनो मेंडिस, आप चारों के क्लब्स देख लो, PSG, चेल्सी, सिटी और उसके बाद यूनाइटेड, मतलब बड़े बड़े क्लब्स के आपके पास डिफेंडर खेल रहे हैं एंड डेनमार्क आपके अगेंस्ट गोल मार के चली जा रही है, 23 शॉट ले जा रही है। आप खुद ही सोचो, जो इकलौता गोल आया वो भी एक लो क्रॉस था जो कि रूबन डियास की टांगों के बीच से निकल गया, तो आप और हॉयलैंड तक पहुंच गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके की डिफेंडिंग रही होगी। मतलब ये दिखाता है कि आप कितने प्रेशर में वहां पे खेल रहे हो। एंड उसने ऑब्वियसली 2 डिफेंडर्स के बीच से आराम से टैपन कर दिया एंड गोल यहाँ पे पड़ गया। अब डियागो कोस्टा की इसमें कोई गलती मुझे ऐसा लगती नहीं है, बट मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो इट्स मोर लाइक अ स्कूल बॉय डिफेंडिंग। ये तो बिल्कुल बेसिक है डिफेंडिंग का यार, कि यार आप मतलब इस तरीके से आप जब डिफेंडिंग कर रहे हो लेग्स खोल के, तो हाउ वुड यू बी एबल टू डिफेंड द बॉल कि आपके पैर से निकल गई। वो तो इतना तो हॉलैंड भी यूनाइटेड में खेल रहा है भाई, इतना तो गोल मारना उसको भी आता है। तो द पॉइंट इज दैट कि विदाउट एनी टैक्टिक्स, विदाउट एनीथिंग, एक स्कूल बॉय डिफेंडिंग, ऐसा लग रहा है कि स्कूल के बच्चे यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में बोला था, उस टाइप की डिफेंडिंग इस मैच में देखने को मिली। एंड नॉट जस्ट दिस मैच, पिछले पोर्चुगल के आप काफी सारे मैचेस देखो तो उसमें दे वर जस्ट लकी। दिस इज व्हाट आई फील, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ लकी थे कि आपका ऑफेंस चल गया तो आपका डिफेंस बच गया, कि चलो ठीक है दूसरी टीम प्रेशर में आ गई तो कहीं ना कहीं आपका डिफेंस बच गया। नहीं तो इस तरीके के डिफेंस के साथ पोर्चुगल कुछ नहीं कर सकती भाई आगे। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ,
ऑलमोस्ट कितनी बार ऐसा हुआ कि पोर्चुगल जो थी वो काउंटर अटैक पे पकड़ी गई, मतलब उन्होंने, डेनमार्क ने इतने सारे काउंटर अटैक इनकी तरफ बने, काउंटर अटैक कब बनता है, उन्होंने इनके डिफेंडर्स को ब्रेक कर लिया, इनके पासेस को ब्रेक करा, इंटरसेप्ट करा और वापस आ गई। एंड आप ये मानो कि इनके जो डिफेंडर्स थे वो सेट पीसीस को क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे, इफेक्टिवली क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के अपने लिए प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, जानबूझ के बॉल को ले लेके पासिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई गोल खा सकते हो तो, मतलब ये तो एक बहुत ही, अगेन स्कूल बॉय डिफेंडिंग है, आपको पता है वो आपके हाफ में, आपके बहुत ही डेलिकेट हाफ में, यू जस्ट हैव टू क्लियर द बॉल आउट। ये तो बेसिक है यार बिल्कुल डिफेंडिंग का, कि आपको बॉल मिल रही है, लेट इट बी, कॉर्नर दो भाई, आपको क्यों चांस लेना है कि बॉल कोई आपके मिडफील्डर प्रेशर बनाए और गलती से बॉल लेके चला जाए। ये लोग सेट पीस तक कल क्लियर नहीं कर पा रहे थे। एंड उसके अलावा अगेन मैं वही चीज़ जो बोल रहा हूँ कि आपको जो आपके फुल बैक्स हैं वो इतना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आप कह लो कि ट्रैक बैक करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका स्पेस ऑलरेडी खाली था, या तो वो ट्रैक बैक कर रहे हैं या वो ट्रैक बैक कर ही नहीं रहे हैं। तो या तो वो इतना कर दे रहे हैं कि स्पेस खाली हो जा रहा है, या फिर इतना कर दे रहे हैं कि जो उनके विंगर्स जो हैं वो साइड पासेस जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए रन ही नहीं है, उनके पास विड्थ नहीं है। तो आपके फुल बैक्स को या फिर आपके लेफ्ट बैक्स को, इन सबको, राइट बैक्स को, उनको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ पे क्या करना है। मतलब इतना वियर्ड वो था कि आप इतना स्पेस छोड़ के जा रहे हो कि जिसको डेनमार्क बड़े आराम से एक्सप्लॉइट कर रही है, और जब आपको एक्चुअली स्पेस बनाना है तब आप आगे नहीं जा रहे हो। तो मतलब ये दिखाता है कि आपकी टीम की बिल्कुल पुअर डिफेंसिव शेप है आपके, जो कि बहुत बेटर होनी चाहिए थी। स्लो रिएक्शन टाइम है, बिल्कुल रिएक्शन टाइम जीरो है। मतलब आपको जो इतना गेम को रीड करना आना चाहिए वो तो इन लोगों ने कल करने की कोशिश ही नहीं करी। एंड जीरो कोऑर्डिनेशन, जो कि मैंने बताया, दोनों डिफेंडर के बीच से गोल मार दिया, उसके पैर से निकल जा रही है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ये कभी कभार का समझ में आता है यार, बट इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम रूबेन डियास इन द डिफेंस ऑफ पोर्चुगल कहीं ना कहीं, विच आई पर्सनली फील कि यार इनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जीरो है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा मैच देखने में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्टिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपके रॉबर्टो मार्टिनेज जो हैं वो आइडियाज़ उनके ख़त्म हो चुके हैं। रॉबर्टो मार्टिनेज ने बोला कि ये पोर्चुगल की पिछले लास्ट 2 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस है। भाई तुम्हारी तो ये परफॉर्मेंस कितने सालों से चल रही है, जिन जिन टीमों को तुम मैनेज कर चुके हो, तुमने उनके साथ भी यही कवाड़ा करा हुआ है। मतलब उसके बारे में ऑब्वियसली मैं बात कर सकता हूँ, बट अगेन मेरा पॉइंट वही जो मैंने अभी बोला कि ये क्वेश्चन क्या उनको अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि भाई आपका टैक्टिकल एवोल्यूशन कहाँ है, कहाँ है आपका टैक्टिकल एवोल्यूशन। आप ये रिजिड पने से सेम चीज़ खिलाते रहोगे हर टीम के अगेंस्ट, नहीं काम करेगी भाई। ये छोटी मोटी आयरलैंड वायरलैंड माल्टा वाल्टा जैसी टीमों के अगेंस्ट चल जाएगा, बट डेनमार्क इज अ ओकेश टीम भाई, नॉट अ बैड टीम कहीं ना कहीं। क्रिस्टियन एरिक्सन खेलता है भाई उनके पास, तो बहुत बेकार टीम नहीं है। मतलब आप ये देखो कि बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि डेनमार्क ने पूरे मैच में बिल्कुल हाई प्रेस से खेला एंड कॉम्पैक्ट मिडफील्ड रखी, जहां से उन्होंने अपने आप स्पेसेस बनाए और इनके स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करा। तो आपने कोई विजिबल टैक्टिकल चेंज नहीं करा, आपने पूरे 90 मिनट्स में काइंड ऑफ अ सेम टीम। भाई आपको उनके हिसाब से अपनी टीम को टैक्टिकल स्विच करना पड़ेगा ना, शायद आप एक आधे प्लेयर को चेंज करके टीम को वाइड कर दे, या फिर आप इंस्ट्रक्शन देते अपने फुल बैक्स को कि यार हेल्प योर विंगर्स आउट कहीं ना कहीं, या फिर डिफेंडर्स आउट कहीं ना कहीं। आपने कोई टैक्टिकल स्विच वहां पे नहीं करा। एंड फॉर्मेशन कोई पॉसिबल रोटेशन नहीं, कुछ नहीं। मतलब यार अगर मैं बोलूं कि जो आपके वाइड प्लेयर्स हैं, आपको डेनमार्क को स्ट्रेच करना था ना थोड़ा, जो कि मैंने पॉइंट बोला कि आप अगर प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करते, अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करते, तो देयर कुड बी अ पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन बाद में आते, एंड आपका जो फ्लो है गेम का वो शायद चेंज होता। बट आपने कोशिश ही नहीं करी कि आप कोई टैक्टिकल चेंज करने की कोशिश करो, कोई लाइनअप पे चेंज करने की कोशिश करो, कुछ भी चेंज करने की नहीं करा। ठीक है, उसके बाद आप अपने वही मतलब काइंड ऑफ अ 3-4-3 लाइन के साथ, शेप के साथ स्टक हो गए। एंड जबकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये काम नहीं चल रही है, तो काम नहीं कर रही है, तब आपने थोड़ा सा इसको 4-3-3 टाइप बनाने की कोशिश कर लिया। मतलब आप बस फॉर्मेशन आगे पीछे कर रहे हो, बट आप टैक्टिकल स्विच की, आप कुछ किसी एक प्लेयर को एक पिवट बनाओ, या फिर किसी एक प्लेयर को बोलो कि भाई तू डीप लाइन मिडफील्डर की तरह खेल, पीछे से बना के ला, एक दो सब्स्टिट्यूशन करो, कुछ तो करो भाई। आप सेम वही रिजिड फॉर्मेशन के साथ खिलाए जा रहे हो। ये है आपके रॉबर्टो मार्टिनेज। एंड ये रॉबर्टो मार्टिनेज की पहली बात नहीं है भाई, ये रॉबर्टो मार्टिनेज ने एक पूरी जनरेशन वेस्ट करी है बेल्जियम की। लुकाकू, केविन डी ब्रूयने, उसके बाद आप हैजार्ड, उसके अलावा आप कोर्टुआ, कितने ही प्लेयर आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो जो बेल्जियम में खेलते थे। भाई ने उनके साथ भी कोई सिंगल मेजर ट्रॉफी नहीं जीती, जो कि शायद गोल्डन जनरेशन है बेल्जियम की। तो रॉबर्टो मार्टिनेज से आप क्या उम्मीद कर रहे हो भाई, वो क्या ही जीतेगा इनके साथ। मतलब ये तो सैंटोस का भी बहुत डिग्रेडेड वर्जन है। मैं तो सैंटोस को मानता था कि भाई बुड्ढा पागल हो गया है, बट डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट रैंक टीम फॉर मार्टिनेज, ही वॉज नॉट एबल टू विन अ सिंगल ट्रॉफी देयर। ठीक है,
तो मुझे लगता नहीं है यार, मतलब अब मैं क्या बोलूँ भाई इतनी टैलेंटेड टीम होने के बाद भी ये इसकी ना हमेशा प्रॉब्लम रही है, ये हमेशा क्रिटिसाइज होता रहा है रॉबर्टो मार्टिनेज फॉर द कंजर्वेटिव टैक्टिक्स। कहीं ना कहीं वही डिफेंसिव सेटअप, वियर्ड से डिफेंसिव सेटअप के लिए हमेशा कि आओ भाई, वो सिम्योनी टाइप चीज़ के पीछे बैठ जाते हैं, एक गोल पड़ जाएगा गलती से तो उसको डिफेंड करने बैठ जाएंगे, अटैक तो कुछ है नहीं। एंड जो अंडर परफॉर्मिंग वेटरन्स है ना, उसको ये ड्रॉप नहीं करता कभी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वही एंचेलोटी वाली प्रॉब्लम कि यू नीड टू फिक्स विद पीपल। आप उसकी रिस्पेक्ट में ही खिलाए जा रहे हो भाई, उसको खेल देखो तो वो खेल भी रहा है कि नहीं खेल रहा। नए लोगों को चांस कैसे मिलेगा अगर आप अंडर परफॉर्मिंग वेटरन्स को नहीं हटाओगे। बट ये रॉबर्टो मार्टिनेज की गलती कॉन्टिन्यूस चलती जा रही है, और ये मुझे नहीं पता कि कब तक इनके लिए भाई ऐसी होने वाली है। मतलब आपके पास गोंसालो रामोस है, आपके पास क्या कहते हैं इनासियो जैसे प्लेयर है, शायद डिफेंस में आपको अगर लग रहा है कि यार ये नहीं ठीक से काम कर रहा, तो आप उनको हटा के एक एजिंग 11 हटा के अपने लोगों को डालो ना यार वहाँ पे। आप नहीं डाल रहे हो, ठीक है। तो टेक्निकली ये आपको नहीं पता कि मुझे किस प्लेयर को कहाँ पे स्विच मारना है। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ रॉबर्टो मार्टिनेज। एंड जो बोल्डनेस चाहिए ना, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बोल्डनेस होनी चाहिए कोच के अंदर, एक क्रूशल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए एक इंटरनेशनल लेवल पे, वो रॉबर्टो मार्टिनेज में बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पोर्चुगल की एक और जनरेशन यहाँ पे वेस्ट हो रही है रॉबर्टो मार्टिनेज की लीडरशिप के अंदर, ठीक है। अब मैं आता हूँ सबसे बड़े पॉइंट पे, जिसके लिए मैंने सबसे बड़ा डिस्क्लेमर डाला था, ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल स्टार्स। अब आप समझ गए होंगे मैं किस पर्टिकुलर स्टार की बात कर रहा हूं। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कल के मैच में बात करो, ही हैड द फ्यूएस्ट टचेस, मतलब 33 सारे आउटफील्ड प्लेयर्स में से 33 टच लिए उन्होंने पूरे 90 मिनट्स में, नॉट अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट। कैन यू इमेजिन दैट? आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द किंग ऑफ हैट्रिक्स, जिन्होंने 44 हैट्रिक्स रियल मैड्रिड में मारी हैं। उसके बाद शायद बेंजेमा है विद 11 हैट्रिक्स। उनकी गलती नहीं है। अगेन मैं रोनाल्डो को बोलूंगा ही नहीं कि भाई तेरी गलती है, क्योंकि वो जिस एज पे वहां पे खेल रहा है वो आप पे एहसान ही कर रहा है कहीं ना कहीं खेल के। बट इट्स योर ड्यूटी टू लेट हिम नो दैट यार आई थिंक क्रिस इट्स टाइम, we need to settle down. I think youngsters should take your place like you did when Figo and everybody was playing there. This is how team works. Nani come gone, मतलब Charisma come gone. आपकी जो जनरेशन थी, पेपे come came gone. They realized that it's time. बट क्रिस अपने ऑब्सेशन में, एंड अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू क्रिस, ऑब्वियसली इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर, मैं शायद बोल भी नहीं सकता, बट जो सच है वो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आई थिंक क्रिस इट्स टाइम। कहीं ना कहीं मतलब आप एक लाइबिलिटी लगने लग गए हो यार पोर्चुगल के लिए। एंड वाई वुड यू डू दैट? आप क्रूज को देखो ना, जब उसको लगा कि यार मैं कहीं लाइबिलिटी ना बन जाऊं, मतलब वो आप अपने पीक पे लीव करो ना, कि पीपल विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू कि अरे भाई मतलब और खेलता ना तो भाई ये कर जाता। आप उस लेवल पे आप टीम को लेके जा रहे हो या अपनी परफॉर्मेंस को लेके जा रहे हो कि अरे भाई ये हटेगा तो कुछ कर लेंगे भाई। मतलब आप सोचो कि 0 शॉट ऑन टारगेट, एंड जब डेनमार्क ने प्रेस करा तब रोनाल्डो ने ट्रैक बैक तक नहीं करा, विच इज कंप्लीटली फाइन। वो तो वो अपने रियल मैड्रिड के लास्ट डेज में भी करता था, और इवन अभी भी नहीं है भाई कि इतनी फिजिकलिटी भी नहीं है कि वो ट्रैक बैक आपको करता हुआ मिले। तो जो उसकी जो लैक ऑफ पेस अब ड्यू टू इंजरीज एंड वट एवर इट इज जो अब हो गई है, वो आपके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो काउंटर अटैक है उनको डिसरप्ट कर रही है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको हर बार बॉल चाहिए, ड्यू टू विच योर होल टीम इज प्लेइंग टू मेक यू फीड। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई और प्लेयर भी खाली है, शायद रफेल लेओ भी खाली है या फिर कोई और प्लेयर भी खाली है, स्टिल बॉल जो है रोनाल्डो के पास ही जाएगी। ये जो मेंटालिटी है टीम की, ये कोच को देखनी चाहिए, बट कोच इस चीज को फिक्स करने में लगा ही नहीं हुआ। भाई कोच को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग वेटरन्स को हटाना ही नहीं है, डर लगता है। तो एज पेनफुल इट इज for me also and for everybody, I think the sensible football fans, Chris, I think you are becoming a burden kahin na kahin, and now I personally think कि आपकी वजह से जो पोर्चुगल का टेम्पो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो यार ज़रूर हो रहा है। नो डाउट, नो डिसरिस्पेक्ट टू योर लेगेसी और एनीथिंग व्हाटएवर यू हैव डन फॉर पोर्चुगल, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यंगस्टर्स शुड टेक योर प्लेस। एंड मतलब आपको शायद ग्रेसफुली स्टेप अवे कर देना चाहिए कहीं ना कहीं पोर्चुगल से, एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, सो यार ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे लगता है कि पोर्चुगल को हर्ट कर रहे हैं, एंड ये आगे भी करते रहेंगे अगर इनको आंसर नहीं करा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पॉइंटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर मैंने कोई और पॉइंटर भी यहाँ पे मिस कर दिया। तो प्लीज़ काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।